प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है। ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको बताइए। और इस पे क्लास 10th की मैथ हो या इंग्लिश हर एक वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। बस आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी, उसे करके ऑन रख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहां चेक कर लीजिए। तो आज जो है प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ जो है, 10th की एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम जैसा कि वास्तविक संख्या रियल नंबर है। तो ये पूरी गारंटी है कि ये सवाल तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन उसके पहले बेसिक कि वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे कहाँ से आया, इसको समझेंगे 5 मिनट में। उसके बाद फिर एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे। देखिए माइक तो ऑन है, ठीक। अब प्रश्नावली 1.1 ध्यान दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, लेकिन पहले संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। संख्याएं जो है दो भागों में विभाजित है। संख्या को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया, एक वास्तविक दूसरी काल्पनिक, जो कि काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है। आप 11th 12th में जाओगे तब मिलेगा। तो आपके सिलेबस में वास्तविक है और वास्तविक को भी दो भागों में डिवाइड, एक परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में जो संख्या आती है, जैसे प्राकृतिक संख्या आपकी हो गई। प्राकृतिक संख्या आपकी ऐसी संख्या है जिसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने में करते हैं। 1 से शुरू होता है। किसी भी चीज को गिनेंगे, 5 उंगली है, इसको गिनना शुरू करेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, किसी ने पता ही नहीं लगा पाया कितना है। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होगा, 3 4 5 ऐसे क्या होगा, अनंत है। अब इसी के पहले अगर हम 0 से शुरू कर दें, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे डैश। ये भी क्या है, इसका भी अंत नहीं है। जितनी संख्या, किसी भी संख्या का अंत नहीं होता पूर्ण संख्या। अब सुनो, ये तो प्राकृतिक संख्या, इसके पहले 0 लगाया तो पूर्ण संख्या। अब इसके पहले जितनी भी प्लस की संख्या अगर माइनस में कर दें तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। इसी में पूर्णांक समझ लीजिए। पूर्णांक में क्या होगा, 0 से 1 2 3 ऐसे ये अनंत होगा, और इधर -1 -2 -3 ये भी क्या होगा, इधर भी अनंत होगा। यानी माइनस की जितनी भी संख्या होती है, प्लस की जितनी होती है, और 0 को लेके इसे क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। और यहां से लेके इधर की संख्या जो प्लस में रहती है धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और यहां से इधर की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, शून्य पूर्णांक कहा जाता है। आपको समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्या में जो 2 से कट जाए वो सम संख्या हो, जो 2 से नहीं कटे वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 ये सम संख्या, 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, विषम संख्या। तो सम विषम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और क्या आती है, अब इसे समझिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम भाज्य और अभाज्य, हम 4 नंबर लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखो 1 2 3 और 4। अब हम लिखें अगर अभाज्य और भाज्य, तो आप क्या बोलोगे। अब दोनों की पहले परिभाषा हम डेफिनेशन बता देते हैं। अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें 2 गुणनखंड होना अवश्य है। अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से कम नहीं होना चाहिए अभाज्य में, और न 2 से ज्यादा होना चाहिए अभाज्य में। और भाज्य में 2 से ज्यादा ही रहना चाहिए, 2 या 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा हो तो भाज्य होगा, और जो जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य हो जाएगा। जैसे देखो 1 है ना, 1 क्या है, 1 गुणनखंड सिर्फ 1, तो एक ही गुणनखंड आ रहा है ना, तो एक ही गुणनखंड आ रहा है, न तो अभाज्य न तो भाज्य है, तो ये कोई भी संख्या नहीं होगा। अभाज्य और भाज्य दोनों में से कुछ नहीं है। ये 2 है, 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2। इसको समझो 1
1 से कटेगा और 2 से, यानी 2 से जो संख्या कट जाए, 2 संख्याओं से जो संख्या कटे, उसमें सिर्फ 2 संख्याओं जो कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। जैसे 2 है ना, 1 और 2, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, इसको गुणनखंड हुए, ये 2 गुणनखंड है, इसलिए 2 माना गया क्या, अभाज्य संख्या। 1 में एक ही गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं माना गया है। अब 3 चेक करिए, 3 में 1 से कटेगा और 3 से, इसके गुणनखंड 1 और 2, 2 आए। हमने बताया ना जिसमें 2 गुणनखंड होता है वो क्या होगा, अभाज्य। देखो 2 और 3 अभाज्य हो गया। अब उसमें से भाज्य संख्या में भी न तो 1 है, न तो 2 है और न ही 3 है, इन तीनों में से कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 को देखते हैं, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। अब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ये भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा, भाज्य हो जाएगा। 2 से अधिक, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, 4 से, 4 होता है, 5 नहीं होगा, 5 अभाज्य हो जाएगा। भाज्य जो है 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब संख्या भाज्य, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड है भाज्य होगा, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य होगा। बस ये नियम आप जान लीजिए। अब बाकी की जो बची संख्या, अब समझिए, जो संख्याएं पूर्णांक परमेय के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आती हैं जितना हमने बताया, क्योंकि सबके नीचे 1 माना जाता है। इसके अलावा परिमेय जो होता है वो P/Q का रूप होता है। क्या, परिमेय P/Q का रूप होता, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 ना हो, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और PQ सह अभाज्य होना चाहिए। PQ सह अभाज्य, या कह सकते हैं PQ का HCF, PQ का HCF 1 होना चाहिए, PQ का HCF 1 होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे 3/5, 3/5 P/Q है, इस Q का मान 0 भी नहीं है, 3/5 है, ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है। और इसका HCF निकालेंगे 3 और 5 का, म से निकालेंगे तो 1 आएगा, म से 1 आएगा। पूर्णांक है 3 और 5 दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, दशमलव में ना हो, Q का मान 0 भी नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय है। जैसे 3.3333, ये क्या होगा, ये अनंत बार जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार का निशान लगा सकते हैं, और बार का निशान लगाएंगे 9 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब लिखा जा सकता है ये क्या होगा, P/Q के रूप होगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यही अगर 3.300 फिर 3 यानी 30 3000 300 3000 30,000 ऐसे अगर बढ़ता जाएगा, बदलती संख्या जाएगी, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, तब परिमेय, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। तो आपको समझ में आया, कोई भी संख्या अगर 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मालूम हुआ। बाकी की बची जितनी संख्याएं हैं अपरिमेय हो जाती। हमने अभी तक जितना संख्या बताया, चाहे वो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, जो भी हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, सभी क्या, परिमेय संख्या होती हैं। अब अपरिमेय समझ लो क्या क्या है, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अपरिमेय संख्या में देखो, पाई, पाई अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय क्यों है, आप कहेंगे 22/7 होता है इसका मान। भैया इसका मान 22/7 होता है, लेकिन ये लगभग है। क्या है, लगभग होता है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ये लगभग में माना गया है। अगर सिर्फ 22/7 रहे, P/Q के रूप में है, परिमेय होगा। लेकिन पाई का मान है, ये लगभग है, सही नहीं है। 3.14 होता है, पाई के बराबर क्या होता है, पाई के बराबर 3.14 होता है। 3.14 ये भी लगभग है, इसके आगे मतलब अनंत संख्याएं होती हैं। संख्या जो बदलती रहे, अनंत, जिसका अंत न हो अगर दशमलव के बाद, वो अपरिमेय, क्योंकि वो P/Q के रूप में अंश और हर में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। तो बात समझ में आई, पाई क्यों अपरिमेय है। अब ध्यान दीजिएगा, पाई तो हो गया। अब इसके बाद रूट में जितनी अभाज्य संख्या है, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, जितनी भी अभाज्य संख्या, उसको अगर अंडर रूट में कर दिया जाए,
रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ये सभी क्या होंगी, अपरिमेय हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम मान निकालेंगे, रूट 2 का मान निकालते हैं 1.414, इतना होता है ना, ये नहीं, ये 3, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये इसका लगभग मान, इतना जो लगभग मान लिया जाता है, कोई वैल्यू निकालने के लिए इसका लगभग मान लिया जाता है। अगर इसका सही मान निकालेंगे तो इसका कभी अंत नहीं होगा दशमलव के बाद, इसलिए इसको क्या अपरिमेय माना गया है। रूट 3 का मान रूट 3 का मान क्या 1.732, ये सभी है ना, ये लगभग माना गया। इसके आगे बहुत सारी संख्या है, इसलिए रूट के बाहर अगर इन सभी संख्याओं को हम निकालेंगे, दशमलव के बाद कभी उसका अंत नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय माना गया है रूट में। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे और कोई संख्या 3.4 3 0 1 2 5 00 6 000, मतलब ये संख्या बदलती रहे और अंत न हो, इसका अंत न हो, तो क्या होगा, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, बात समझा, परिमेय संख्या छोड़ के जितनी भी बचेंगी वो अपरिमेय संख्या होगा, और इन्हीं दोनों का योग जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, ये सभी, अब कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट है। अब बात समझो, पहले तो हम आपको जो बचपना में आप पढ़े या अभी भी आप भाग देते होंगे उसका नियम तो जानते होंगे। हम भाग करते हैं ऐसे, ठीक, यहीं से निकल कर आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। यहाँ क्या होता है, भाजक, हम जिससे भाग देते हैं, और यहाँ क्या होता है, भाज्य। भाज्य को हम क्या कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। ये क्या होती है, संख्या, ये हमेशा बड़ी होती है और ये हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। और यहाँ क्या आता है, यहाँ भागफल, क्या, भागफल आता है। अब जब पूरी संख्या ये न कटे तो बाद में कुछ बचता है, यहाँ पे या तो 0 आएगा या तो शेषफल कुछ आएगा, तो यहाँ क्या होगा, इसको मानते हैं शेषफल। अब समझो, यहाँ इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है, इसको a और इसे q और इसे r मान लेते हैं। अब यहीं से जो निकल के आया है, अगर एक बात समझो, यहाँ अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 10 है, ठीक है, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यहाँ आएगा, घटा देंगे, 1 शेष आ जाएगा। ये क्या है, ये r है, ये क्या है, ये b है, ये क्या है, a है, इसको a माने, इसके क्या, q माने। अब समझो, अगर हम इसमें इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो यही मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे, यही मिल जाएगा। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर यानी संख्या बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, a बराबर bq प्लस r, यहीं से ये सूत्र निकल के आता है। देखो अब प्रूफ करते हैं, 3 का गुणा 3 में करो, 3 तिहाई 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी 10। तो आपको समझ में आया होगा। अब समझो, हमेशा अब a बराबर जो सूत्र निकल के आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकल आएगा a बराबर bq प्लस r। और ध्यान दीजिए, r हमेशा शेषफल क्या होता है, इससे छोटा रहता है, b से छोटा रहता है। तो यहां पर आप दिखा सकते हो कि r जो है, r 0 से तो बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के कभी कभी 0 भी आ जाता है, तो यहाँ 0 के बराबर भी कर सकते हैं, और किससे, b से छोटा, इतना यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब बात समझ में आना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 क्या है, r के बराबर है या r 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यही सूत्र। अब हम भाग करके सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर जो सवाल है, फर्स्ट नंबर 135 225, पहला नंबर सवाल को उठाते हैं। 225 बड़ी संख्या है, इसमें हम भाग करेंगे किससे, 135 से। 135 से कितनी बार, एक बार जाएगा,
तो ये आएगा 135। अब यहाँ घटा दीजिए 0, यहाँ 12 में 3 9, 90। अब पहला स्टेप चरण 1 कंप्लीट हुआ। चरण 1। अब देखिए चरण 1 में ए का मान क्या है, 225 है, तो यहाँ हम 225 बराबर बी का मान 135 है। 135 में इसका 1 का गुणा करेंगे और प्लस क्या जोड़ेंगे, शेषफल आर। आर का मान 90 है, यही है बी क्यू प्लस आर मान। अब ध्यान दीजिए, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता है। अंतिम जो भाजक होगा वही एचसीएफ होता है। बी का मान जो अंतिम में बी का मान जिससे पूरी संख्या कट जाएगी वही जो है एचसीएफ होगा। अब चरण 2 प्यारे बच्चों कमेंट में करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, अब ये शेषफल आया है, इस 90 से हम भाग करेंगे। देखिए इस 90 से हम भाग कर देंगे किसमें, भाग करेंगे ये 135। अब 90 दूना एक ही बार जाएगा, 90 के 90 यहां घटा देंगे तो 45 आ जाएगा। अब दूसरा चरण हो गया, ये 135 लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणते 1 प्लस 45। 135 के बराबर 90 गुणते 1 और प्लस 45। अब उसके बाद फिर से देखिए, और ध्यान दीजिए एग्जाम अगर ऐसा एग्जाम में सवाल पूछता है तो आप रफ बगल में ही करिएगा, ये नहीं कि पीछे छुपा के कर दो। अरे एग्जामिनर भी समझे कि बालक जो है अपने से किया है, कैलकुलेशन इसका किया है, ठीक है। अब जो है ये 45 से 90 में, 45 से हम तीसरे चरण में इसका जो शेषफल आएगा इसके भाजक में करेंगे, 45 दूना 90। अब यहाँ शेष 0 आ गया ना, 45, यही एचसीएफ है। चरण थर्ड, तीसरे चरण में ये 90 के बराबर 45 गुणते 2 और प्लस 0। अब यहां आप लिख सकते हो चूंकि r बराबर 0, अतः या कह सकते हो इसलिए, अतः HCF B के बराबर क्या होगा 45। HCF B क्या आएगा 45, यही आपका आंसर होगा, राइट। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये जो भाग करने की क्रिया है यहीं से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकल के आया है। अब जो है यहां से अगला सवाल देखिए, ये दूसरा सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तो फार्मूला आपको मालूम हो गया होगा कहां से आया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे क्या है आर 0 से क्या बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा। चलिए अब 196 छोटी संख्या इससे भाग करेंगे किसमें, बड़ी संख्या में। ए का मान क्या होगा 38,220। ये 38,220 जो है कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, नहीं 1 बार ले जाइए। एक बार अगर ले जाएंगे तो 196 यहाँ होगा, 12 में 6 गए 6, 17 में 9 8, 2 में से गए 1, 186 आ जाएगा। 1 अंक उतारेंगे 2 आएगा, कितने बार जाएगा 9 दिन 9 बार जाएगा। यहाँ 9 बार ले जाए, 9 6 54 4, 9 9 81 और 5 86 6, 9 के 9 और 8 हासिल, 9 8 17, 1764 घटा दीजिए। अब ये आएगा 12 में 4 गए 8, यहाँ 5, 15 में 6 गए 9 और यहाँ 17 में 17 0, 98 आ गया। 98 ये 0 यहाँ उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। 5 6 30 0, 5 9 45, 3 48 8 और 5 के 5, 5 4 हासिल 9। अब ये 0 आ गया, पहले ही स्टेप में क्या आया 0 आ गया। 196 से पूरी संख्या कट गए तो इसका एचसीएफ क्या होगा 196 हो जाएगा। अब चरण 1 में हम लिखेंगे, चरण कितना है 1 है। अब देखिए ए का मान क्या है 38,220 बराबर 196 के 195 में गुणा और प्लस 0, 196 गुणते 195
और प्लस 0। अब यहाँ लिखिए चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF B कोष्टक में लिख दीजिएगा। HCF B बराबर क्या है 196। बस यही आपका उत्तर है और कुछ भी नहीं करना है, राइट। अब इसी तरीके से अगला देखिए ये वाला। अब इसमें जो है तीसरा नंबर बड़ी संख्या, इसको a मानो और इसको b मान लो। तो हम करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे r क्या होगा, r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होगा। बड़ी संख्या है 867, इसमें हमें भाग करना किससे, 867 में भाग करना किससे, 225 से। 225 से कितनी बार जाएगा, 2 3 2 3 6 3 बार जाएगा, तो 3 बार ले जाइए 675, घटा दीजिए 2, 16 में से 7 गए 9 और यहाँ 192 आ जाएगा। अब ये 100 पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, घटाएंगे 2 आएगा, 16 में 7 गए 9 आ जाएगा, 7 में 6 गए 1 आएगा। अब चरण 1 लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे, चरण 1 में हम लिखेंगे क्या, a का मान 867 है तो 867 लिखिए, a का मान बराबर b का मान क्या है 225। 225 गुणते ये 3 और प्लस 192, 3 प्लस 192 इतना लिखेंगे। अब चरण अगला दूसरा का, इस 192 से हम भाग करेंगे किसमें, 225 में। तो 225 में हमने भाग किया तो क्या आएगा, एक बार जाएगा तो 192 आ जाएगा। अब यहाँ 3 आया और यहाँ 19 3 हैं, 5 में से 3 गए, अब 5 में 2 गए 3 और 12 में से 9 गए, यहाँ 3 33 आया। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं। 867 255, अरे सॉरी यहाँ 225 कर दिए हैं, ध्यान दीजिए 225 नहीं 255 है, ठीक है। तो 255 देख लीजिए, चरण 1 में क्या करना है आपको, 867 में 255 से भाग करना है, 255 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार अगर हम ले जाएंगे, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 765, घटा देंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 102 आया। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। a का मान 867 है तो यहाँ 867 बराबर 255 गुणते 3, 255 गुणते 3 और प्लस क्या है 102 है, 102 है। अब उसके बाद चरण दूसरा, चरण आपको दूसरा लिखना है। दूसरे चरण में क्या करना है, 102 से भाग करना है किसमें, 255। 255 अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा 204 आ जाएगा। अब 204 से 51 हो गया। दूसरा चरण कंप्लीट हुआ आपका, 255 के बराबर 102 गुणते 2 प्लस 102 गुणते 2 प्लस 51 है। अब चरण तीसरे में देखिए, चरण तीसरा देखिए, तीसरा चरण जो है इसके आगे आपको मिलेगा, ये 51 से भाग करना है 102 में, 51 से 102 में भाग करना है, तो 2 बार जाएगा 102 हो जाएगा। अब ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया ना। अब यहाँ 0 आ गया, किससे कटा है, 51 से कटा है। यही आपका क्या है, HCF है। 102 के बराबर 51 गुणते 2 और प्लस क्या 0। अब यहाँ लिख लीजिए, चूंकि r के बराबर 0 इसलिए HCF यानी b कोष्टक में दिखा दीजिएगा, b के बराबर क्या है 51। यही तो आपका आंसर है 51, राइट। हाँ देखिए, पहले सवाल में HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन के नियम से, तो निकल गया। 3 सवाल था, तीनों कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं दूसरा। हाँ दूसरा देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसको समझो। दूसरे में जो है देखिए, दूसरा नंबर सवाल, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। जो दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक कितना, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। q जो है, q पूर्णांक हो प्लस माइनस उससे नहीं मतलब कुछ भी हो, ठीक है, इससे मत घबराइए। पूर्णांक क्या होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे 0 हो,
लेकिन जो धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको मान लीजिए माना धनात्मक, एक मिनट यहां से लिखते हैं, माना, क्या मानेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या, ए मानते हैं। जब धनात्मक विषम पूर्णांक ए माने हैं तो ए के बराबर इतना, इतना और इतना दिखाना है, यानी दर्शाना है, लिख सकते हो या ऐसे लिखो, ए बराबर क्या दिखाना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अब यहां आप लिख सकते हो, चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, या यहाँ पे आपको मिल रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं, यहाँ लिखिए। अब यहाँ से निकल के क्या आया, b का मान देखो 6 आ रहा है सब में ना, b का मान 6 है, तो r का मान क्या होना चाहिए, r का मान हमेशा जो होता है भाजक b के मान से छोटा ही रहता है, और 0 से लेके 0 से बड़ा, यानी 0 होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, तो इसके बराबर, इससे छोटा रहना चाहिए, और 0 या 0 से बड़ा, देखो 6 तक हुआ ना। लेकिन यहाँ चूंकि ए एक धनात्मक विषम है, क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए r बराबर 1 लेंगे, 3 होगा और 5। ऐसा क्यों होता है जानते हो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक देखो 6q+1 है ना, अगर हम 6 में चाहे q का मान 1 रखेंगे चाहे 2 रखें, देखो 6 में 1 गुणा करेंगे 6 के 6 आएगा, 6 में हम 2 का गुणा करें तो 6 दूनी 12 आएगा, 6 में हम 3 का गुणा कर रहे हैं, समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको समझो, 6 गुणते 4, 6 चौका 24, बात को समझो, चाहे सम संख्या चाहे विषम से अगर हम गुणा करें, चाहे सम संख्या चाहे विषम संख्या से, पूर्णांक कुछ भी हो, वो आएगा क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है, 6 12 18 24 सम संख्या ही है, और सम संख्या में अगर विषम संख्या को हम जोड़ेंगे तो विषम ही आएगा। अगर 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 12 में 3 जोड़ देंगे 12 3 15, ये क्या विषम हो जाएगा। देखो इसमें अगर हम 1 जोड़ रहे हैं विषम हो रहा है, इसमें भी 1 जोड़ रहे हैं विषम, 1 जोड़ रहे हैं विषम, 1 जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, विषम। या हम 3 जोड़ते हैं, ये जो r का मान 3 लिए हैं, 3 जोड़ेंगे या 5 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। समझाने का मतलब मेरे यही था कि अगर ये पूर्णांक, ध्यान दीजिए, ये 6 है ना, b का मान तो 6 दिया है, अगर 6 पूर्णांक कुछ भी रहे, चाहे प्लस धन की संख्या हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या से अगर गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगा, और इसमें अगर हम विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, तो इसलिए हम विषम ही संख्या तो लेंगे ना, r का मान विषम, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 रखेंगे और 5 रखेंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं, समझो। अब फार्मूला जो होता है a बराबर BQ+R होता है, ठीक है, a बराबर BQ+R में, ध्यान दीजिए, में r का मान, एक मिनट, में BQ+R में b और r का मान, b और r का मान रखने पर, b और r का मान रखने पर, जब b और r का मान a में रखेंगे तो a बराबर देखो क्या आएगा, अगर b का मान 6 रख रहे हैं तो 6q+r का मान पहले हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, a बराबर अगर हम इसमें 6q+r का मान 3 रखेंगे तो इतना आएगा, a बराबर 6q और प्लस r का मान 5 रखेंगे तो इतना आएगा। बस यही तो दिखाना था, a के बराबर चाहे ये और ये, यानी 6q+1 6q+3 6q+5, 6q+1 6q+3 और 6q+5 आया ना, यही आपका आंसर है, इतने के रूप का होता है।
ठीक है, के रूप का है। अब यहाँ सोचने की बात बस यही है, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए आर का मान 1 3 5 होगा। और वो कैसे होगा मैंने दिखा दिया, उसको दिखाना चाहो तो साइड में चूंकि करके ऐसे दिखा सकते हो कि ए बराबर, जैसे हमने बताया कि 6q प्लस आर है, तो q का मान चाहे प्लस रखो चाहे माइनस दिखा देना, और r का मान उसमें विषम संख्या दिखाना था, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए r का मान विषम संख्या होगा। राइट, अब देखिए अगला तीसरा सवाल। इसमें तीसरा सवाल बहुत ही ध्यान से समझिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दो समूह है, ध्यान दीजिए, 616 सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के, ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी अधिकतम संख्या ज्यादा से ज्यादा पूछे, मैक्सिमम में अधिकतम संख्या पूछे, तो वहां पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, SCF निकाला जाता है, मस। और जब न्यूनतम छोटी से छोटी सबसे कम सबसे छोटी संख्या अगर पूछे, वहां पे LCM की बात होगी, लसा निकाला जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछ रहा है, इसलिए क्या निकाला जाएगा, HCF। और यूक्लिड विभाजन के नियम से हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो A बराबर बड़ी संख्या हम लेंगे 616, और B के बराबर क्या लेंगे, 32 लेंगे। अब यहाँ पे हम चरणबद्ध करेंगे इसको, 616 को और 32 से भाग करेंगे। फार्मूला लिखेंगे A के बराबर BQ प्लस R, ऐसे दिखा देंगे। और R जो है 0 से क्या बड़ा या 0 के बराबर, और B से छोटा, इसको दिखा जरूर देना। चरण 1 लीजिए, चरण 1 में देखिए, फर्स्ट चरण में 32 से भाग किया, एक बार गया तो यहाँ 32, और यहाँ क्या आया 29 आ जाएगा। घटाएंगे 29 आ जाएगा, 6 उतार लेंगे, यहाँ 296। 1 मिनट, हाँ 11 में 2 गए 9, 5 में 3 गए 2, ठीक है, 296 आ गए। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 9 बार जाएगा लगभग, 9 दूनी 18, 8 आएगा, 9 त्रिक 27, 1 28, 288, घटा देंगे, 16 में 60 गए 8 आया, और यहाँ 8 मास 8 गए 0, ये 0, यानी 296 288 घटाएंगे 8 आएगा। ठीक है, अब ये तो पहला चरण कंप्लीट हुआ। क्या 616 के बराबर इसका इसमें गुणा, ये जोड़ देंगे। 616 बराबर B का मान 32 है, Q का मान 19 है, R का मान 8 है। अब चरण दूसरा, चरण दूसरा, अब चरण दूसरे में देखेंगे, इस 8 से भाग करेंगे 32 में, 8 से अगर भाग किया 32 में तो 4 बार गया, और पूरा के पूरा संख्या 0 हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया, तो यही क्या हो गया, HCF हो गया। अब 32 के बराबर 8 गुणते 4, 8 गुणते 4 और प्लस क्या 0। अब यहाँ लिख सकते हो, चूंकि R के बराबर 0 है, इसलिए HCF B का मान SCF बराबर क्या होगा 8। बस यही आंसर है आपका, राइट। प्यारे बच्चों, इतना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको 5वां 6वां जो भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट करा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।